जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि फाइनल एग्ज़ाम 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपसे अच्छी तरह से ना छूट पाए और अच्छे से आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर ले। तो आप लोग फ़ोन को जो है फुल स्क्रीन इस तरह कर लीजिए और कहीं पे बैठकर अच्छे से हमारे बातों को सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। किसी भी बात को सुनने से थोड़ा जल्दी याद होता है, इसलिए आप लोग सुनने पे थोड़ा फोकस कीजिएगा और आप लोग रिवीजन भी करते चलिएगा, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन जो लाए हैं ना, बहुत ही VVI क्वेश्चन है बाबू, तो आप लोग अच्छे से एक बार याद जरूर इसे कर लीजिएगा ताकि आपसे एग्जाम में न छूट पाए। तो फिर चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वो डाकियों की राह क्यों देखती है। बताइए, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वो डाकियों की राह क्यों देखती है। तो उन पहले कुछ आंसर पढ़े, उनसे पहले मैं कुछ समझा दूँ कि बिस्नी जो है ना मानक की मां थी और मुन्नी जो है मानक की बहन थी, और ये दोनों जो है मानक जो युद्ध में गया था और वह युद्ध में पत्र लिखा था कि हम अगले दिन चिट्ठी फिर से लिखेंगे, और वह नहीं लिखा था, इसलिए मानक और मुन्नी जो है डाकिए की राह इसलिए ताकती है ताकि वो चिट्ठी लेकर आए। तो चलिए हम लोग आंसर के जरिए समझते हैं क्या है इस आंसर में। चलिए, उत्तर किस प्रकार हम लोग अपने एग्जाम में लिखेंगे कि बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को सिपाही भाई की पत्र की प्रतीक्षा है। क्या समझाएं बाबू कि बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को सिपाही भाई की पत्र की प्रतीक्षा है। वो डाकियों की राह इसलिए देख रही है कि मानक का चिट्ठी डाकिया लेकर आएगा। वह डाकियों की राह बाबू इसलिए देखते हैं क्योंकि डाकिया जो है उनके भाई की चिट्ठी लेकर आएगा, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था, क्योंकि मानक जो है ना पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वह वर्मा की लड़ाई पर जा रहा है। वह कहाँ पे जा रहा है, तो वर्मा की लड़ाई पर जा रहा है। माँ और बेटी किसी अनहोनी की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करते हैं। माँ और बेटी जो है ना किसी अनहोनी ना हो जाए, इसलिए वह जो है चिट्ठी की इंतजार करता है, क्योंकि उनका बेटा जो है युद्ध पर गया है, यानी कि वह एक फौजी था और वह एक युद्ध पर गया है, इसलिए वह अपने बेटे का इंतजार करता है चिट्ठी आने का, ठीक है। तो इस प्रकार बाबू आप लोग लिखिएगा आंसर एग्जाम में, तो आपको जो है 2 नंबर एकदम फिक्स मिलेगा। यहाँ पे 2 और 5 नंबर में भी पूछ दिया जाता है बाबू, और यहाँ से आपको 10 नंबर जो है कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो आप लोगों को हम पहले बता दी कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है, तो यह कुल जो है 5 भागों में बाबू बटे हुए हैं। हम लोग समझेंगे आगे भी, लेकिन पहले बता दूं यह 5 भागों में बटे हैं, जिसमें पहले दूसरा तीसरा और चौथे भागों में बटा हुआ है, ठीक है। पहला और 5वां में नहीं बटा हुआ है युद्ध का, और दूसरा तीसरा और चौथा में बटा हुआ, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है, 5 भागों में। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, तो ये अब हम लोग समझेंगे। तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे मेरे प्यारे छात्र कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी को कुल 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। जिसमें से कितने भागों में, तो 3 में युद्ध का वर्णन किया गया है। जैसे दूसरे में किया गया है, तीसरा तथा चौथे भागों में क्या है, युद्ध का दर्शाया गया, यानी युद्ध के बारे में बताया गया है। तो हम लोग हमेशा रखेंगे कि क्या है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तब 5 भागों में। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है, तो 5 भागों में। और युद्ध का वर्णन कितने में है, तो दूसरे तीसरे तथा चौथे में जो है युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है बाबू। तो ऐसे आप लोग लिखिएगा एग्जाम में, ताकि आपको एग्जामिनर जो है पूरा नंबर दे पाए। और आप लोग बने हैं इस क्लास में, तो शुरू से लास्ट तक बनिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चन याद रहे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लन्हा सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी
क्या कहता था। लन्हा सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी जो था वह क्या कहता था, तो उत्तर कैसे लिखेंगे और देखेंगे कि लन्हा के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। जर्मनी वाले क्या, तो बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। यानी वह वेद को पढ़कर विमान चलाने की विद्या को जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था। मंडी में जो है ना बनिया यानी जो सब्जी उब्जी बेचता है उनको बनिया बोलते हैं। वह बनिया को क्या है भड़काता था यानी बहकाता था। ठीक है। डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। यह कौन करता था, तो लन्हा सिंह के गांव में आए तुर्की मौलवी कहता था कि आप लोग डाकिया के जरिए जो डाक घर में पैसे रखे हैं उस पैसे को बैंक से आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि सरकार का जो राज्य है ना वह डूबने वाला है, वह नहीं ख़त्म होने वाला है। ठीक है। ये सब कहकर भड़काता था मंडियों वालों को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बाढ़ के क्या कारण है, बताइए। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण थे ये बताना है। और बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्तों होंगे चंपारण से, आप लोग जरूर होइएगा। चलिए तो हम उत्तर किस प्रकार लिखेंगे बाबू, तो चंपारण में अनेक जगहों से अनेक लोग आए थे। ठीक है। चंपारण में जो है ना अनेक जगह से अनेक लोग आए थे। ठीक है। जिसमें मध्य युग में मुगल के आगमन के साथ ही जंगल बेरहमी से काटे जाने लगे। जिसमें क्या है, तो मुगल के आगमन यानी मुगल के आने के साथ ही जंगल को क्या है बेरहमी से काटे जाने लगे। वृक्ष जो है ना पानी के बहाव को काफ़ी हद तक रोकता है। वृक्ष जब आप देखते होइएगा कहाँ, मान ली कि कहीं नहर है, ठीक है, उसके बगल में देखते होइएगा वृक्ष लगा होता है जिसका जड़ बहुत मोटा एंड तनाव होता है और वो माटियों को जकड़ कर रखता है यानी दाहर को रोकता है। ठीक है। तो काफ़ी हद तक रोकते हैं पानी को और अपने जड़ों में भी उसको समेट रखते हैं, यानी वह अपने जड़ों में क्या है पानी को समेट रखता है, यानी वह जाने ही नहीं देता आगे। लेकिन अब चंपारण में इतने वृक्ष कट चुके हैं कि उस जल को रोकने वाला कोई गगनचुंबी वृक्ष बचा ही नहीं है। अब चंपारण में क्या है इतना सारा वृक्ष को काट दिया गया है बाबू कि अब गगनचुंब वृक्ष को जो है दाहर को कोई यानी जो आता है ना बाढ़ बोलते हैं उनको रोकने वाला कोई है ही नहीं, यानी ऐसा कोई वृक्ष बचा ही नहीं है जो पानी को रोक पाएगा। यही कारण है कि चंपारण में बाढ़ की प्रचंडता दिखाई देती है। यही सब कारण है जिससे चंपारण में बाढ़ की प्रचंडता हमें दिखाई देती है बाबू। ठीक है। ऐसे आप लोग जरूर लिखिएगा। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी है और 2 नंबर का है, यानी ये दोनों में पूछा जा सकता है, किसी में भी आ सकता है ये प्रश्न। ठीक है। तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, वो आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करें, बताइए। भगत सिंह द्वारा कैसी मृत्यु को सुंदर कहा गया बाबू, तो हम पहले कुछ समझा दें कि भगत सिंह ने देश के बदले दिए गए फांसी को बहुत सुंदर एंड अच्छा मृत्यु कहे हैं। ठीक है। और वे आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं, तो चलिए हम लोग आंसर के जरिए समझते हैं ताकि हमें अच्छा रहे। ठीक है। चलिए उत्तर कैसे लिखेंगे बाबू कि भगत सिंह ने कहा है कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु दंड के रूप में मिलने वाली फांसी से सुंदर कोई मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी मृत्यु आगे आने वाली पीढ़ी में आज़ादी के संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। चलिए भगत सिंह क्या कहते हैं, भगत सिंह ने कहा है कि आज़ादी के संघर्ष करते यानी आज़ादी के लिए मर गए हैं, यानी आज़ादी के लिए आप शहीद हो जाएंगे तो उससे अच्छा कोई मृत्यु नहीं होगा। उससे कुछ लोगों को और कुछ देखने को मिलेगा, यानी जो आएंगे ना पीढ़ी में आने वाले जो फौज होंगे उनको कुछ जुनून मिलेगा और वो अपने देश को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे मदद करेंगे। तो क्या है, भगत सिंह ने कहा आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु के रूप में मिलने वाली फांसी से सुंदर कोई मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी मृत्यु आगे आने वाली पीढ़ी में आज़ादी के संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। भगत सिंह कहते हैं बाबू कि आत्महत्या
आत्महत्या करना, यानी केवल कुछ दुखों को झेलना नहीं झेल पाता है, यानी आत्महत्या करना है। कुछ कुछ बातें पर आत्महत्या लोग कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, पानी में डूब जाते हैं, जहर खा लेते हैं, कहीं पे कुछ एक्सीडेंट करवा लेते हैं। तो ये सब क्या है? आत्महत्या और कायरता वाला मृत्यु है। अगर बाबू आपको मरना ही है तो देश के लिए मरिए ना, देश के लिए कुछ कह के मरिए, ताकि ये सुंदर मृत्यु कहलाए। ठीक है। वे सुखदेव को पत्र के माध्यम से बताते हैं कि विपत्तियां तो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। वह सुखदेव को पत्र के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि विपत्तियां जो है ना व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। और सुखदेव भी जेल में था और भगत सिंह भी जेल में थी। ठीक है। तो सुखदेव को पत्र लिखते हैं भगत सिंह कि विपत्तियां जो है ना व्यक्ति को एकदम पूर्ण बनाती है, उनके जीवन के लिए कुछ अच्छा करने के लिए ही आती है दुख। ठीक है। उनसे बचने के लिए आत्महत्या करना बहुत बड़ी कायरता है। अगर उनसे बचने के लिए कुछ दुखों को न झेलने के लिए आप लोग अगर आत्महत्या करते हैं तो यह सबसे बड़ी कायरता है बाबू। ठीक है। ये भगत सिंह का कहना है जो कि दर्शा दिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा एग्जाम में तो आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा, एंड 2 नंबर में ही पूछेगा तो 2 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 नंबर कंप्लीट होगा बाबू, 10 नंबर एकदम कंप्लीट हो जाएगा इस सभी प्रश्न से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे, जो कि हमें अपने शब्दों में लिखना है बाबू। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, उत्तर देखते हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। पहले कौन है? तो बेन जॉनसन। तो पहले बेन जॉनसन के बारे में पढ़ते हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये तो सही बात है। यदि मान लीजिए कि कोई नया आदमी आया, आप नहीं कभी उनसे बोले हैं, ना बतियाए हैं, और उनका कैसे जानिएगा कि वो आदमी कैसा है? तो बोलने से ही उसके रूप का साक्षात्कार होता है। यह बहुत ही उचित जान पड़ता है कि एडिसन का मत है कि असल बात सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। और यहीं पे एडिसन का बात करें तो एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। एडिसन का कहना है कि जब 2 आदमी होते हैं ना तब अपने सामने एक दूसरे के दिल के बात बोल पाते हैं। वहीं पे अगर जब 3 हुए तब वह 2 बातों कोसों दूर हो गई, यानी जब वहीं पे अगर 3 आदमी हो जाते हैं तो उन दोनों बातों की बातें जो है बहुत दूर हो जाती है। ठीक है। कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी हुई बात खुल ही जाती है। कहावत भी सुने होइएगा कि कहीं भी सुने होइएगा जरूर आप लोग कि कहा भी गया है कि 6 कानों की बात जो है कहीं ना कहीं खुल ही जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अपनी अज्ञानी समझ बना लेंगे। ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा एग्जाम में ताकि आपको पूरा नंबर मिल पाए। ठीक है। चलिए आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। उनसे पहले आप लोग जल्दी से एक बार लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितने बच्चे नए हैं एक बार। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषा में किए हैं। तो पहले बापू किसको कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को बापू कहा जाता था। एंड बच गया यहाँ पे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्या कहा जाता था? तो नेहरू ही कहा जाता था। ठीक है। और जेपी जो है ना यह है जयप्रकाश नारायण जी, इनका फुल नाम है जयप्रकाश नारायण जी। तो हम लोग समझेंगे आंसर के जरिए क्या बताया गया है इसमें। तो चलिए उत्तर क्या देना है कि जयप्रकाश जी स्पष्ट कहते हैं जो काम गलत होंगे, उनकी नीतियाँ गलत होगी, वो उसका विरोध करेंगे। जयप्रकाश जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो काम हमें गलत लगेंगे, यानी सभी लोग को गलत लगेंगे, उनकी सभी नीतियाँ जो है गलत होगी, उन सभी में हम विरोध करेंगे। हम लोगों जब बापू के सामने कहते थे कि हम नहीं मानते हैं यह बात, तो बापू में इतनी महानता थी कि वह बुरा नहीं मानते थे। यानी जब वह महात्मा गांधी की बात नहीं मानते थे जयप्रकाश नारायण जी, तो फिर भी महात्मा गांधी गुस्सा न होकर उनको प्यार से समझाते थे। ठीक है। क्या है? महानता थी कि
बुरा नहीं मानते थे, ठीक है, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे। जब उनके बातों का वह नकार देते थे यानी नहीं मानते थे, बापू के बातों का जयप्रकाश जी बात नहीं मानते थे, फिर भी वो गुस्सा नहीं होते थे और बुलाकर अच्छे से उनको समझाते थे। जवाहरलाल नेहरू बड़े भाई थे। जवाहरलाल नेहरू जो है ना, जेपी जी के है, जो जयप्रकाश जी के है, वह बड़े भाई के समान थे, यानी वह अपना भाई नहीं था बल्कि दूर का ही था, फिर भी उनको अपना बड़ा भाई मानते थे, वे उनको बहुत ही मानते थे। जवाहरलाल नेहरू जी जो है ना, वह जयप्रकाश नारायण जी को बहुत ही मानते थे, उनका बड़ा स्नेह उनके ऊपर था। वे जयप्रकाश जी को मानते भी काफ़ी थे, जयप्रकाश जी भी उनका बड़ा आदर करते थे। उन्होंने भी जयप्रकाश जी का आलोचना का बुरा नहीं माना करते थे, यानी जयप्रकाश नारायण जी जो है उनका भी बात नहीं मानते थे। किनका? तो नेहरू जी का, क्योंकि वो बड़े भाई के समान थे, फिर भी उनका बात कभी कभी नहीं मानते थे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग एग्जाम में लिखिएगा ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई थी। सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन था बाबू, जो कि हम आप लोग को पढ़ाए हैं, और यहाँ से आपको 10 नंबर जो है एकदम कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई ये बताना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार मानव जाति ने जब कृषि कार्य प्रारंभ किया तो मानव का जीवन 2 भागों में बंट गया। रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि मानव ने जब कृषि कार्य का आरंभ किए यानी प्रारंभ किए तब मानव जीवन क्या है, 2 भागों में बंट गए थे, ठीक है। पुरुष कृषि कार्य में लग गए और उसका अधिकांश समय जो है खेती बाड़ी में ही बीतने लगा। पुरुष जो है ना खेती बाड़ी करने लगे यानी कृषि में लग गए, और उनका अधिकांश समय यानी ज़्यादा समय जो है खेती बाड़ी में ही बीतने लगा। नारी घर पर रही, उनका काम घर गृहस्थी संभालना रह गया, यानी नारी जो है ना वह अब घर में रहने लगी और उनका काम रह गया कि घर का देखभाल करना एंड गृहस्थी संभालना ही रह गया। यहीं से उनकी पराधीनता की कहानी प्रारंभ होती है, यानी आरंभ होती है, ठीक है, स्टार्ट होती है। और बाहर का जीवन यानी पुरुषों का जीवन बड़ा होता चला गया और नारी का जीवन छोटा होता चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग लिखिएगा। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, तो जब मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किए तो यहाँ से ज़िंदगी जो है 2 भागों में बंट गई। वहाँ जहाँ पे पुरुष जो है कृषि में लग गए यानी खेती बाड़ी में ज़्यादा समय लगाने लगे, और वहीं पे नारी जो है अपने घर में रहने लगे और घर का काम धंधा देखने लगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में जो है कुल 8 क्वेश्चन लाए थे, और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी VVI क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर याद कर लेते हैं आप लोग तो 10 नंबर जो है आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग याद एक बार ज़रूर नोट पर लिख कर लीजिएगा, ठीक है। या तो PDF दे देंगे हम आप लोगों को इस नंबर पर, या आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिएगा 962 18 834। तो आप लोग इस नंबर पर हमें PDF के लिए ज़रूर मैसेज कीजिएगा। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।